स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए लेख, यह गुजरात की सरजमी है। नई शताब्दी की 26 जनवरी की सुबह थी वो, जब हम टेलीविजन पर भारतीय गणतंत्र दिवस के चित्ताकर्षक समारोह की झांकी देख रहे थे। देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ले रहे थे। सभी छोटे बड़े शहरों के सरकारी निजी संस्थानों में सौल्लास हमारा पवित्र झंडा फहराया जा रहा था। बच्चे बूढ़े सभी हाथों में झंडा लिए अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली, जो टेलीविजन पर दुल्हन की तरह सजी धजी दिख रही थी, हर ओर मिठाइयां बट रही हैं, जन गण मन की सुरीली आवाज गूंज रही है, तो कहीं झंडा ऊंचा रहे हमारा का तुमुल गान भी सुनाई पड़ रहा है। पूरे देश में एक नए जोश का भाव है, जो नई शताब्दी की स्फूर्ति मनोभावों से कदमताल कर रहा है कि तभी यह गुजरात की सरजमी है। गुजरात की सरजमी है राष्ट्रपिता गांधी की सरजमी, वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि, विट्ठल भाई पटेल की जन्मभूमि, नवानगर के जाम साहब के राज्य की सरजमी। पूरे देश में जब हर जगह परेड की धूम है, तो अकस्मात गुजरात की सरजमी में जबरदस्त भूकंप के झटके से उसका एक हिस्सा अपने संपूर्ण जीवन रस के साथ तिरोहित हो जाता है। जीता जागता गणतंत्र समारोह की खुशियों में नाचता वो छोटा सा शहर भुज सदा सदा के लिए खामोश हो जाता है। भूकंप का ऐसा झटका कच्छ क्षेत्र में उस भुज शहर को लगा कि उससे दिल्ली तक हिल गई। रह रहकर अब तक वहां का तुमुल रोदन सुनाई पड़ रहा है। दुनिया के अनेक देश राहत के लिए उस भूकंप पीड़ित क्षेत्र की पीड़ा को कम करने की होड़ में शामिल होकर अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। भूकंप का तीव्र झटका भुज को लगा, किंतु उस प्राकृतिक आपदा के दर्द में पूरा देश शामिल है। मेरे एक भगिना की पत्नी, जिसकी बेटी दामाद और नाती अहमदाबाद में थे, उनकी कोई खबर न मिलने के कारण वह रह रहकर बेहोश हो रही थी। खैरियत थी कि उसी रात वो अहमदाबाद से पटना आ रहे थे। जब वे अपनी फ्लैट से टैक्सी में बैठने के लिए सामान निकाल रहे थे, तो फोन की घंटी घनघना उठी। इसी तरह के टीवी में भूकंप क्षेत्र के एक से एक हृदय विदारक दृश्य आ रहे हैं। उसी में दिखाया गया कि भुज का जेल धराशायी हो गया तो सारे कैदी भागने लगे। उनमें एक दुर्दांत अपराधी था, रघु। वो भागने की बजाय सीधे वहां के एक पुलिस थाने में चला गया। वहां के थानेदार बहुत खुश हुए कि बैठे बिठाए मुंह मांगी मुराद मिल गई। मगर उस अपराधी ने कहा, मैं भाग नहीं रहा हूं, यहां की हालत देखकर द्रवित हो गया हूं। मैं भूकंप पीड़ित इलाके में लोगों की सहायता के लिए दिन रात काम करूंगा, और जब थक जाऊंगा तो इसी थाने में आकर सो जाऊंगा। अपराधी की बात सुन थानेदार के हृदय में जाने क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, किंतु उस एक रघु के हृदयोद्गार से पता चल जाता है कि गुजरात के हृदय विदारक घटना से मनुष्य के दिलों में क्या क्या करिश्मा देखने की ताकत आ जाती है। पूरी दुनिया गुजरात की पीड़ा में हाथ बटाने को आतुर है, तो ये भावना बताती है कि तमाम जद्दोजहद के बाद भी आज मनुष्यता की धारा सूखी नहीं है। गुजरात में भूकंप पहली बार नहीं आया है। भारत में अब तक जितनी बार भूकंप आए हैं, भारत के मौसम विभाग में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पहली बार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ही 16 जून 1819 ईस्वी को भूकंप हुआ था, जिसकी तीव्रता 8 रिक्टर के करीब मापी गई थी। उस समय लगभग 3,500 लोग अकाल कवलित हुए थे। तब से अब तक 10 बड़े भूकंप गुजरात को झेलने पड़े। गुजरात पर समग्रता में दृष्टि डालें तो पता चलेगा
कि उसकी गिनती भारत के सर्वाधिक धनी राज्यों में होती है। देश के समूचे क्षेत्रफल का केवल 6% और जनसंख्या का 5% हिस्सा रखने वाला यह देश की पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग 20% का योगदान करता है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अकेले गुजरात का योगदान 11% है, जबकि देश के निर्यात में वो 17% का हिस्सेदार है। इस प्रदेश की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति करीब 19,000 रुपये है, जबकि पूरे भारत की औसतन प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 12,000 रुपये है। पिछले 5 वर्षों में गुजरात की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9% है, जबकि हमारा राष्ट्रीय औसत 5.5% है। वैसे तो 26 जनवरी की सुबह आए विनाशकारी भूकंप ने पूरे देश को हिला दिया था, किंतु उससे सर्वाधिक तबाह गुजरात हुआ। सौभाग्यवश गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र बच गया, किंतु उससे कच्छ का पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है। किसी को ठीक ठीक नहीं मालूम कि इस बार के भूकंप में कितने लोगों की जान गई है या कितने हजार करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई, किंतु अपने रक्षा मंत्री के आकलन पर भरोसा करें तो 1 लाख से ज्यादा लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए तथा 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। 1991 की जनगणना के अनुसार कच्छ क्षेत्र की कुल आबादी 12.5 लाख थी, जिसे इस समय 15 लाख होने का अनुमान है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 46,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के गणित से आबादी यहाँ कम है। भूकंप का प्रभाव करीब 26 लाख की आबादी पर पड़ा है और कयास लगाया जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र के आधे से ज्यादा घर उजड़ गए या गिर गए हैं। ऐसे में यह सही है कि गुजरात के कच्छ में बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं, फिर भी भूकंप ने तबाही मचाई है। उससे गुजरात और देश की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। शायद इसी कयास से सरकार ने देश की जनता से इस वर्ष 2% का अतिरिक्त आयकर सरचार्ज के रूप में वसूलने की घोषणा की है। भारत के पूंजीपतियों के सबसे बड़े संगठन फिक्की का अनुमान है कि इस त्रासदी में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है। उसके विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल गिरी इमारतों की कुल कीमत 12 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच होगी। अति संरचनात्मक तंत्र की जो क्षति हुई है उसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए होगी। लगभग 1,500 करोड़ रुपए के कारखाने नष्ट हो गए हैं। ऐसे में गुजरात सरकार ने केंद्र से तत्काल 13,500 करोड़ रुपए की मांग की है, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए तत्काल राहत कार्य के लिए, 10,000 करोड़ रुपए लोगों के गिरे मकानों को बनाने के लिए तथा 2,500 करोड़ रुपए भविष्य के आपदा प्रबंधन के लिए निर्धारित हैं। इन सब के बाद भी विशेषज्ञों का मानना है कि इस भीषण त्रासदी से उबरने में गुजरात को करीब 10 वर्ष लगेंगे। वैज्ञानिक विकास के इस युग में ऐसा नहीं है कि भूकंप की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया है। भूकंप के क्षेत्र में गहन वैज्ञानिक शोध होते रहे हैं। भूकंप की तरफ विज्ञान का ध्यान पहली बार 1755 में गया था, जबकि लिस्बन में भूकंप का तेज झटका लगा था। इस घटना के विनाशकारी परिणाम के बाद गहन शोध कार्य आरंभ हुए। लगभग 150 वर्षों तक भूकंप का अध्ययन करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने विभिन्न जानकारियां एकत्र की, जिसके अनुसार भूकंप के स्थान 3 प्रकार के हो सकते हैं। वे स्थान जहां समुद्री तट धरती के क्षेत्र में घुसपैठ किए होते हैं, जैसे अलास्का के समुद्र तट, जापान, इंडोनेशिया आदि। दूसरे वे स्थान हैं जहां पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं, जैसे कैलिफोर्निया, तुर्की आदि। और तीसरे किस्म के वे स्थान हैं जहां विभिन्न महाद्वीप एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं, जैसे भारत और चीन के सीमांत प्रदेश। इन तीनों स्थानों पर भूकंप पृथ्वी की भीतरी हलचल से ही आते हैं। गुजरात के कुछ क्षेत्र जैसे अहमदाबाद की भूगर्भीय स्थितियां ऐसी हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप पर हमेशा ही भूकंप की आशंका बनी रहती है। 1956 में अपने देश में भूकंप के खतरों को समझते हुए इसके 3 जोनों की पहचान की गई थी। इन्हें भयानक तबाही मचाने वाले,
अपेक्षाकृत कम और मामूली नुकसान वाले जोनों में बांटा गया था। 1984 में भूकंप में 5 जोनों को मान्यता दी गई थी। यहाँ 5वां जोन सबसे अधिक तबाही वाला है, जिसके तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, समूचा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तरांचल का पूर्वी हिस्सा, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र और गुजरात में कच्छ का रण आते हैं। देश के अधिकांश हिस्से तीसरे जोन में पड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे महानगर चौथे जोन में आते हैं, जबकि केवल चेन्नई दूसरे नंबर के जोन में है। दक्षिण मध्य भारत का अधिकांश हिस्सा पहले नंबर के जोन में आते हैं। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्से भी इसी पहले नंबर के जोन में शामिल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई बड़ा भूकंप नहीं आ सकता है। लातूर 1 नंबर जोन में पड़ता है। फिर भी 1993 में आए यहाँ के भीषण भूकंप में हजारों की जानें गई थीं। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस आपदा के भीषण दुष्प्रभावों से बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। भुज का विनाशकारी हादसा बताता है कि यदि वहां अट्टालिकाओं के निर्माण में भूकंप रोधी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वंचित नियमों का पालन किया गया होता तो इतनी भारी संख्या में जान माल की क्षति नहीं उठानी पड़ती। भूकंप पूरी पृथ्वी में अवश्यंभावी आपदा के रूप में कभी भी भूगर्भीय समीकरण के बिगड़ने से आ धमकने को तत्पर है, जिससे बचाव के लिए हमारी व्यवस्था को कारगर कदम उठाने ही होंगे। अन्यथा भुज जैसे गहन कारुणिक हादसे के लिए हमें तैयार रहना होगा, जो किसी कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य को त्रासद भरा अनुभव ही देता है। आज भुज को संवारने में पूरी दुनिया की मानवीय ताकत, हर शहर में राजनैतिक पार्टियों तथा स्वयंसेवी संस्थाएं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर भूकंप पीड़ितों के लिए सामान तथा धन जुटाने में लगे हैं। विदेशों से भी गत 3 फरवरी तक 3,464.12 करोड़ की मदद मिल चुकी थी, जिनमें एशियाई विकास बैंक ने 1,627.50 करोड़, विश्व बैंक ने 1,395 करोड़, यूरोपीय संघ ने 160 करोड़, आयरलैंड ने 70 करोड़, बेल्जियम ने 41.85 करोड़, यूनिसेफ ने 37.20 करोड़, यूएसए ने 23.25 करोड़, इंग्लैंड ने 29 करोड़, इटली ने 23.20 करोड़, कनाडा ने 9.03 करोड़, ऑस्ट्रेलिया ने 5 करोड़, जर्मनी ने 4.40 करोड़, फ्रांस ने 2.25 करोड़, कुवैत ने 1.16 करोड़, मॉस्को ने 1.16 करोड़, चीन ने 25 लाख की मदद अब तक दी है। भारत सरकार ने भी अब तक 650 करोड़ रुपए की मदद दी है, जिसमें 500 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष ने तथा शेष 150 करोड़ मानव संसाधन विभाग ने दिए हैं। विभिन्न राज्यों संस्थाओं से मदद की राशि आ ही रही है। कुल मिलाकर हर ओर से सहायता की राशि पहुंच रही है। गुजरात को नया गुजरात बनाने तथा जमींदोज हुए गांवों की जगह नए गांवों को बसाने में सभी लोग जुटे हुए हैं। ये कब और कैसे मूर्त हो पाएगा, ये तो समय ही बताएगा, मगर अभी तो गुजरात की सरगर्मी को फिर से आबाद करने में जो साहस और उत्साह देखने को मिल रहे हैं, उनसे बहुत उम्मीद बंध रही है। उम्मीदों से ही मानवता आगे बढ़ती है। और फिर भुज, ये गुजरात की सरजमी है, गुजरात की सरजमी है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।